सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, जो आज भी सुबह ऑफिस जाने के लिए वही 5 मिनट की ड्राइव लेते हैं जो वो पिछले 54 सालों से ले रहे हैं। रास्ते में मैकडॉनल्ड्स से नाश्ता उठाते हैं और मेन्यू इस बात पर निर्भर करता है कि उस सुबह शेयर बाजार ऊपर है या नीचे। ये हैं वॉरेन बफे। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी के पन्ने खोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक निवेशक के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। बिल्कुल। आज हम सिर्फ उनके निवेश के फॉर्मूले नहीं देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सिद्धांत थे, कौन से रिश्ते थे जिन्होंने वॉरेन बफे को द ओरेकल ऑफ ओमाहा बनाया। स्रोत हमें उनकी शुरुआती जिंदगी, उनके फैसलों के पीछे की सोच और उनकी निजी दुनिया की एक कह सकते हैं दुर्लभ झलक देते हैं। चलिए इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जादूगर की कहानी में अंकों के अलावा और क्या-क्या छिपा है। तो चलिए शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि बफे कोई आम बच्चे नहीं थे। जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, वो तो अंकों की एक अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। ये बात वाकई हैरान करती है। हाँ, ये जुनून बहुत कम उम्र में ही दिखने लगा था। वो वर्ल्ड एल्मनैक जैसी किताबें पढ़ती थीं जिसमें दुनिया भर के आंकड़े होते थे, और वो बच्चों वाले खेल नहीं खेलते थे, बल्कि दिमागी कसरत करते थे। जैसे वो हिसाब लगाते थे कि अगर वो पेनी वेइंग मशीन यानी वजन तौलने वाली मशीन का बिजनेस शुरू करें तो पूरी दुनिया के लिए मशीनें खरीदने में उन्हें कितना समय लगेगा। कमाल है। मतलब छोटी उम्र में ही वो एक सिस्टम देख रहे थे, सिर्फ पैसे नहीं। और उन्होंने काम करना भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। बहुत जल्दी कोका कोला की बोतलें बेचना, च्युइंगम बेचना, और सबसे मशहूर किस्सा है हर रोज सुबह लगभग 500 अखबार बांटना। यहीं पर उन्हें पहली बार उस चीज का एहसास हुआ जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी बचत और मेहनत वक्त के साथ बढ़कर एक बड़ी रकम बन सकती है। ये उनके लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। लेकिन ये तो उनकी पब्लिक दुनिया थी जहां वो अपने बॉस खुद थे। घर पर माहौल कैसा था? स्रोत इस बारे में बताते हैं कि घर पर उनकी दुनिया 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटी हुई थी। हाँ, और ये उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ उनके पिता थे हॉवर्ड बफे, जिन्हें वॉरेन अपना हीरो मानते थे। स्रोत बताते हैं कि उनके पिता ने उन पर असीमित मतलब बिना शर्त वाला विश्वास दिखाया। अगर वॉरेन कोई गलती भी करते तो उनके पिता कहते कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करना। ये एक मजबूत भावनात्मक सहारा था। और दूसरी तरफ उनकी माँ थी लीला बफे। वो गणित में जीनियस थी। शायद वॉरेन की अंकों की समझ वहीं से आई, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अप्रत्याशित था। बफे खुद कहते हैं कि वो उनसे डरते थे। वो सुबह अपनी माँ की आवाज का टोन सुनकर अंदाजा लगाते थे कि उनका दिन भयानक होने वाला है या नहीं। तो एक तरफ से बेहिसाब प्यार और भरोसा मिल रहा था, और दूसरी तरफ से एक तरह का भावनात्मक डर। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे उनके बचपन के इन 2 अलग-अलग अनुभवों ने शायद उन्हें आगे चलकर सूजी जैसे एक स्थिर और स्नेहपूर्ण साथी की ओर खींचा। ऐसा लगता है कि वो जिंदगी भर उस भावनात्मक सुरक्षा की तलाश में थे, जो उन्हें बचपन में पूरी तरह से नहीं मिली। बिल्कुल सही पकड़ा। यही 2 ध्रुव उनकी पूरी कहानी की बुनियाद रखते हैं। एक तरफ तर्क और अंक, और दूसरी तरफ रिश्तों और भावनात्मक स्थिरता की जरूरत। और इसी बुनियाद पर उनकी जिंदगी में 2 बड़े मोड़ आए। पहला पेशेवर था, लेकिन उसकी शुरुआत एक झटके से हुई। उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया था। ये तो उनके लिए बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है बहुत बड़ा, लेकिन कहते ना कि हर नाकामी एक मौका लेकर आती है। हार्वर्ड से रिजेक्ट होने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनके आदर्श निवेश की दुनिया के पितामह बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। वो तुरंत कोलंबिया पहुंच गए। ग्राहम ने उन्हें निवेश का वो तर्क संगत ढांचा दिया जो आज भी उनकी फिलॉसफी का आधार है। और वो मशहूर 2 नियम भी वहीं से आए। हाँ, वही 2 नियम। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाओ, और नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 मत भूलो। बिल्कुल। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है। ग्राहम का कहना था कि बाजार के शोर शराबे और भावनाओं में बहकर फैसले मत लो। किसी भी निवेश की कीमत उसके असल मूल्य से कम होनी चाहिए, ताकि आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। यही उनकी सुरक्षा की गारंटी थी। ये तो हुई पेशेवर दुनिया की बात, लेकिन जैसा कि आपने कहा, उसी समय उनकी निजी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा था। उनकी मुलाकात सूजी से हुई, और सूजी उनकी जिंदगी में एक संतुलन बनाने वाली शक्ति बनकर आई। बफे खुद मानते हैं
कि वो सामाजिक रूप से बहुत अजीब थे, मतलब लोगों से घुलने मिलने में उन्हें दिक्कत होती थी। सूजी ने उन्हें इस दुनिया से जोड़ा। स्रोत में कहा गया है कि सूजी ने उन्हें एक संपूर्ण इंसान बनाया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए डेल कार्नेगी का कोर्स किया और उसी दौरान सूजी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मतलब पब्लिक स्पीकिंग का डर इतना था कि उसे दूर करने के कोर्स के दौरान ही उन्होंने ये बड़ा कदम उठा लिया। ये दिखाता है कि ये दोनों मोड़, पेशेवर और निजी, एक ही समय पर हो रहे थे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये दोनों मोड़ अलग अलग नहीं थे। ग्राहम ने उन्हें दिमागी ढांचा दिया, पर उस ढांचे को इस्तेमाल करने के लिए जो भावनात्मक स्थिरता चाहिए थी वो सूजी से मिली। बफे के दिमागी स्वभाव का एक बहुत मजेदार किस्सा है। एक बार सूजी बहुत बीमार थी। उन्होंने बफे से कहा कि वो किचन से उनके लिए एक पैन ले आएं। ठीक है। बफे नीचे गए। किचन में काफी देर तक खटपट की आवाज आती रही और आखिर में वो एक कॉलेंडर यानी छेद वाली छलनी लेकर ऊपर आए। उन्हें लगा कि ये भी तो पैन जैसा ही है, काम चल जाएगा। एक कॉलेंडर, कमाल है। ये किस्सा तो सच में दिखाता है कि वो अपनी दिमागी दुनिया में कितने डूबे रहते थे और सूजी का उनकी जिंदगी को जमीन से जोड़कर रखना कितना जरूरी था। वो उनके लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन थी। 100%। सूजी ने ही उन्हें भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद की। अब बर्कशायर हैथवे की बात करते हैं, जो आज इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक इसकी शुरुआत तो बड़े अजीब हालात में हुई। एक धोखे और गुस्से की कहानी है। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। बर्कशायर हैथवे उस समय एक डूबती हुई टेक्सटाइल कंपनी थी। बफे ने उसमें पैसा लगाया था और मैनेजमेंट ने उनसे एक तय दाम पर शेयर वापस खरीदने का वादा किया। लेकिन जब बेचने का समय आया तो मैनेजमेंट ने उन्हें वादे से कम दाम ऑफर किया। बफे को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया? बदला लिया। एक तरह से, हाँ। बदला लेने के लिए उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए। खरीदते गए जब तक कि उनका कंपनी पर पूरा कंट्रोल नहीं हो गया। ये एक तरह से गुस्से में लिया गया फैसला था। बाद में उन्होंने माना कि ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। तो उन्होंने गुस्से में पूरी कंपनी खरीद ली। लेकिन वो तो एक डूबती हुई टेक्सटाइल कंपनी थी। उसे आज के बर्कशायर हैथवे में कैसे बदला गया? यहीं पर उनके पार्टनर चार्ली मंगर की भूमिका आती है ना? हाँ, और ये बफे के पेशेवर जीवन का शायद सबसे बड़ा विकास था। तब तक बफे ग्राहम की सिगार बट फिलॉसफी पर चलते थे, यानी ऐसी सस्ती, लगभग खराब कंपनी ढूंढो जिसमें अभी भी एक आखिरी कश लेने जितनी जान बची हो। सिगार बट, नाम तो बड़ा मजेदार है। हाँ, तो उसे सस्ते में खरीदो, वो एक आखिरी कश लो और बेच दो। लेकिन मंगर ने कहा, एक अच्छी कीमत पर एक खराब कंपनी खरीदने से बेहतर है एक ठीक-ठाक कीमत पर एक अद्भुत कंपनी खरीदना। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मंगर उन्हें सिगार बट इकट्ठा करने से हटाकर असली खजाना ढूंढने की ओर ले गए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था सीज कैंडी। हाँ, सीज कैंडी का जिक्र स्रोत में बार बार आता है। वो क्यों इतना जरूरी था? क्योंकि सीज कैंडी ने मंगर की थ्योरी को सच साबित किया। वो एक अद्भुत कंपनी थी। उसकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी जबरदस्त थी कि वो हर साल अपनी कैंडी की कीमतें बढ़ा सकते थे और लोग फिर भी खरीदते थे। यहीं से बफे ने आर्थिक खाई या इकोनॉमिक मोट का कॉन्सेप्ट सीखा। सीज कैंडी एक ऐसा आर्थिक किला था जिसके चारों ओर एक बहुत गहरी खाई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। बर्कशायर हैथवे ने उस कंपनी से जितना पैसा कमाया वो उसकी शुरुआती कीमत से कई 100 गुना ज्यादा था। इसने बफे के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये खाई या मोट का आइडिया सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था, वो इसे अपनी निजी जिंदगी में भी लागू करते थे, खासकर अपनी प्रतिष्ठा को लेकर। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान 1991 के सोलोमन ब्रदर्स स्कैंडल में हुआ। बर्कशायर का सोलोमन में बड़ा निवेश था और फर्म पर सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। रातों रात फर्म डूबने की कगार पर आ गई और साथ में बफे की पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई। हालात तो बहुत बहुत गंभीर रहे होंगे। बहुत ज्यादा। अमेरिकी सरकार दखल देने वाली थी। उस वक्त बफे ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला और वॉशिंगटन जाकर गवाही दी। उन्होंने कर्मचारियों को एक मेमो भेजा जिसमें एक बहुत मशहूर लाइन थी जिसका स्रोत में जिक्र है, फर्म के लिए पैसा गवाओगे तो मैं समझूंगी, फर्म की प्रतिष्ठा का एक कतरा भी गवाओगे तो मैं बेरहम हो जाऊंगी। ये दिखाता है कि उनके सिद्धांत सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, उन्होंने उस अत्यधिक दबाव में उन्हें जीकर दिखाया और सोलोमन को बचा लिया। ये वाकया वाकई उनकी शख्सियत को दिखाता है।
चलिए अब बात करते हैं दौलत के असली मतलब की। इतने अमीर होने के बावजूद स्रोत बताते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत ही सादी है। आज भी उसी घर में रहते हैं जो 1958 में खरीदा था। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? अजीब लगती है, लेकिन जब आप उनकी सोच को समझते हैं तो ये मंतकी मतलब लॉजिकल लगती है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी काबिलियत से ज्यादा किस्मत को देते हैं। वो इसे ओवेरियन लॉटरी कहते हैं, यानी आप कहाँ पैदा होते हैं ये एक लॉटरी की तरह है। उनका मानना था कि 1930s में अमेरिका में गोरे पुरुष के रूप में पैदा होना ही उनकी आधी से ज्यादा सफलता की वजह है। वो कहते हैं कि अगर वो बांग्लादेश में पैदा होते तो उनकी कहानी कुछ और ही होती। तो क्या यही वजह है कि उन्होंने अपनी लगभग सारी दौलत 99% से ज्यादा दान करने का फैसला किया? हाँ, यही सोच इसकी जड़ में है और यहाँ उनकी जिंदगी का चक्र एक तरह से पूरा होता है। स्रोत बताते हैं कि बफे और सूजी के बीच एक समझौता था। मूल योजना ये थी कि वॉरेन का काम पैसा कमाना होगा और सूजी का काम उसे समाज को वापस लौटाना होगा। वो जिंदगी भर दान पुण्य के कामों से जुड़ी रहीं। लेकिन 2004 में सूजी का निधन हो गया। हाँ, और उसके बाद वो जिम्मेदारी वॉरेन पर आ गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देने का वादा किया। ये सिर्फ दान नहीं है, ये धन की उपयोगिता पर एक दार्शनिक बयान है। उनके लिए पैसा हमेशा से खेल का एक स्कोर कार्ड था, जिससे पता चलता था कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य कभी भी सिर्फ जमा करना नहीं था, बल्कि इसे सही तरीके से समाज को वापस लौटाना था। तो ये उनके तर्क संगत दिमाग और उन सहानुभूतिपूर्ण मूल्यों का संगम है जो सूजी ने उनमें पोषित किए थे। बिल्कुल, उन्होंने पैसे कमाए ग्रैहम और मंगर के सिद्धांतों से, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है इसकी प्रेरणा सूजी से मिली। तो हमने देखा कि वॉरेन बफे की कहानी सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं है, बल्कि चक्रवृद्धि रिश्तों, चक्रवृद्धि सिद्धांतों और चक्रवृद्धि फोकस की भी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के चारों ओर एक मजबूत खाई बनाई। स्रोत में एक बहुत ही भावुक पल का जिक्र है, समवेयर ओवर द रेनबो गीत का। हाँ, वो गीत उनके पिताओं ने बचपन में गाकर सुलाते थे। जब उनकी पत्नी सूजी का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में भी यही गीत बजाया गया। ये गीत एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी के भावनात्मक धागे को एक साथ पिरोता है। पिता से मिला प्यार, सूजी के साथ बिताया जीवन और वो भावनात्मक सुरक्षा जिसकी उन्हें हमेशा तलाश रही। ये एक खूबसूरत नोट है उनकी कहानी को समझने के लिए। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि बफे की एक दबी हुई महत्वाकांक्षा हमेशा से एक शिक्षक बनने की थी। तो अगर हम उन्हें एक शिक्षक के तौर पर देखें तो उनके जीवन से निवेश के बारे में नहीं, बल्कि जीने के बारे में सबसे बड़ा सबक क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। यह है कि वो आपकी जिंदगी की एक लौती कार होगी, आप उसका कितना ध्यान रखेंगे। बफे कहते हैं कि आपको केवल एक मन और एक शरीर मिलता है, तो आपको इसकी अविश्वसनीय रूप से अच्छी देखभाल करनी चाहिए। या फिर सबक वो है जो वो आदतों के बारे में कहते हैं कि आदत की जंजीरें महसूस करने के लिए बहुत हल्की होती हैं, जब तक कि वो टूटने के लिए बहुत भारी न हो जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि किसी के अपने जीवन का चक्रवृद्धि ब्याज किन चीजों में लग रहा है, अच्छी आदतों में या बुरी आदतों में? बिल्कुल, यही सवाल है जो वॉरेन बफे की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।